वक्त सूरत-ए-हाल क्या है, ये भी लोग आप सुबह के वक्त सुन रहे हैं। वो 36 घंटे गुजर गए जिसके बारे में अता तारड़ साहब ने कहा था कि बड़ा ख़तरा है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुसद्दका इत्तला है कि भारत इन 36 घंटों में हमला कर सकता है, लेकिन इस बीच में हमला नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान के पास ये इन्फॉर्मेशन तो पक्की है क्योंकि DG ISPR भी आए हैं। वो अपने साथ डिप्टी वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को साथ उन्होंने बिठाया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। सबसे पहले तो जो एक सवाल हुआ वो ये हुआ कि जंग का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किधर है, फ्रंट से लीड क्यों नहीं कर रहे? क्या 15-20 सेनेटर्स की पास करदा करारदाद को कौम की आवाज़ कहा जा सकता है? तमाम सियासी जमातों को बुलाकर एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता? सहाफ़ी सैयद ज़फ़र हुसैन साहब ये सवाल कर रहे थे, तो इसहाक़ डार साहब से जब वो सवाल पूछ रहे थे तो उनका माइक अचानक से बंद हो गया। वैसे इस तरह का अगर आप सवाल करेंगे तो माइक आपका बंद होगा ही। DG ISPR ने बहुत सारे अहम सवालात उठाए, बहुत सारी अहम चीज़ें पेश की, जिनमें एक तो उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। पहलगाम वाक़े की जगह LOC से 230 किलोमीटर दूर है, लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर परे है वो जगह। पहलगाम जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन जाने में 30 मिनट का वक्त लगता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 10 मिनट में वहाँ पुलिस पहुँच गई और FIR दर्ज हो गई? DG ISPR ने टेक्निकल सवालात उठाए। अब हुआ यह है कि पहले तो DG ISPR ने पहले अकेले ही बात की थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सियासी क़यादत को उन्होंने इस काबिल समझा कि अपने साथ बिठाया और बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि बीच में पर्ची वर्ची लिख के दी उन्होंने इसहाक़ डार साहब को कि जो हम कह रहे हैं वो आप बात करें और ये ज़रा इसको गौर से पढ़ें आप। तो डार साहब बड़े अच्छे बच्चों की तरह साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बड़े महज़ब अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है। लेकिन DG साहब के हवाले से जो चंद सवालात उन्होंने उठाए DG साहब ने, उस पर लोग उनसे उल्टे सवालात उठा रहे हैं। यानी DG ISPR ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी मीडिया के YouTube चैनल्स, ट्विटर अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स को बंद कर दिया ताकि हक़ाइक़ अवाम तक ना पहुंच सकें, क्योंकि ये सच सामने आने से खौफज़दा है। DG ISPR ने यह कहा कि पहलगाम के बारे में सवाल पूछने वाले सहाफ़ी को भारतीय फोर्सेज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, उसकी जो फुटेज है वो भी दिखाई गई। अब मामला ये है कि YouTube चैनल तो पाकिस्तान में भी बंद कर दिए गए, बल्कि जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको तो उठा लिया गया और बहुत सारे पाकिस्तान में YouTube चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करने वाले लोगों को और उनके घर वालों के बैंक अकाउंट्स तक बंद कर दिए गए हैं। उनके जानने वालों के और रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। फैमिली दूर की है या करीब की है, उनके भी बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। रिश्तेदारों को अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अहमद नूरानी सवाल उठाता है तो 1 महीने के बाद उसके भाई कच्चे से मिलते हैं। ये तो पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल है और मैंने भी सिर्फ सवाल उठाया था, यही गुनाह किया था। अब इसमें DG ISPR ने कहा कि भारतीय शहरी ने सवाल उठाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी भारत में एक शहरी ने सवाल उठाया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बात मैं कह सकता हूँ, ये बात पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कह सकते हैं। DG ISPR ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं तो सवाल उठाने का काम करता हूँ। मैंने सवालात उठाए थे और उसके बाद मैं ही उठाया गया। 5 महीने मैंने बदतरीन हालात बर्दाश्त किए, सिर्फ सवाल उठाने की गलती की थी। शहीद अरशद शरीफ ने क्या किया था? सवाल उठाने की गलती की थी ना, कि वो कौन था जिसने सारा कुछ कर दिया। उन्होंने रजीम चेंज के ऊपर सवालात उठाए और फिर वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। उनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। उनके लिए दुबई से उनको निकलवाया गया और फिर उन्हें कीनिया में कत्ल कर दिया गया। तो अरशद शरीफ का कसूर भी सवाल पूछना था, साबिर शाकिर का कसूर भी सवाल पूछना है, मोतीउल्लाह जान का कसूर भी सवाल पूछना है, समी इब्राहिम का कसूर भी सवाल पूछना है, सिद्दीक जान का कसूर भी जो है वो सवाल पूछना है, असद तूर भी सवाल पूछता है, मुईद पीरज़ादा भी सवाल पूछता है, वजाद सईद खान भी सवाल पूछता है। जो आदमी भी सवाल पूछता है। काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम भी बंद हो गया। काशिफ अब्बासी तो बहुत बैलेंस करते हैं, खुलकर बात भी नहीं करते इतनी, और वो सवाल पूछ रहे हैं, उनका प्रोग्राम बंद हो गया। और बहुत सारी एक लंबी फहरिस्त है सहाफ़ियों की, शायरों की, अदीबों की, एक्टिविस्ट की, जिन्होंने सवाल उठाए और उन्हें उठा लिया गया। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ मुकदमा नहीं होता, बंदा ही गायब हो जाता है, बार बार होता है। एक सहाफ़ी है ज़हीम लगारी साहब, उन्होंने लाहौर में बैठ के सवाल पूछा कि ये जो सब्ज़ रंग किया हुआ है ये सारा फ्रॉड है और ये पैसे कौन खा गया और क्यों खा गया। उन्होंने स्कैंडल निकाला, उन्हें उठा के अगवा कर दिया, टॉर्चर किया कि मरियम नवाज़ के खिलाफ आइंदा बोलोगे। ISI के जो लाहौर वाला हेडक्वार्टर है उसकी बेसमेंट में मारा गया उन्हें, और भी लोग वहाँ रखे हुए थे। तो 1 हफ्ते के बाद उन्हें छोड़ा गया और अगले हफ्ते बारिश होगी और वो सारा बह गया प्रोजेक्ट। सवाल ही पूछा था ना उसने भी। बेशुमार और ऐसे सहाफ़ी हैं, जैसे हमारे फरहान भाई हैं रफ्तार वाले, उन्होंने भी सवाल ही उठाया था ना, उनको उठा लिया गया था। कितना परेशान किया गया उन्हें। बेशुमार हमारे दोस्त और सहाफ़ी ऐसे हैं जो सवाल उठाने की कीमत चुका रहे हैं। तो ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकती, DG ISPR नहीं कह सकते, मीडिया के दबाव के ऊपर वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दबाव की वजह से पाकिस्तान के मीडिया पर
نہ عمران خان کی شکل دکھائی جاتی ہے اور نہ عمران خان کی آواز سنائی جاتی ہے، حالانکہ پیمرا نے منع نہیں کیا ہوا، پیمرا کی جانب سے پابندی لگتی ہے نا، پیمرا نے پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن آپ یہ کر نہیں سکتے اس لیے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کو ایک ان اناؤنسڈ طریقے سے منع کیا ہوا کہ خبردار اگر تم نے یہ کیا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، تو پھر میڈیا مجبور ہے بیچارہ وہی کرتا ہے جو انہیں کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی جی نا، وہاں پہ سوشل میڈیا کی بندش کے اوپر آواز اٹھائی DGISPR نے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا بند ہے، ٹویٹر جو ہے اس کو عملی طور پہ پورے پاکستان میں بند کیا گیا ہے، فائر وال لگا کے لوگوں کے چینلز کو بند کیا جاتا ہے، بہت ساری نیوز ویب سائٹس ہیں جنہیں پاکستان میں بلاک کیا جاتا ہے، فائر وال لگا کے کیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ بھی سوالات اٹھاتے ہیں، ابھی جو رانا ثناء اللہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، ان سے سوال کیا محمد مالک صاحب نے، انہوں نے کہا جی دیکھیں تو آپ ایکس کو کھول دیں نا، ٹویٹر کو کھول دیں، انڈیا اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے تو آپ بھی کھولیں، پاکستانی جواب دیں اس کے اوپر۔ تو اس پہ رانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں وہاں کسی کی عزت جان مال محفوظ نہیں ہے، اس حد تک ولگیرٹی ہے کہ میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمیں جو مرضی کرتا دکھا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ یعنی ایک طرف انڈیا کے اندر چاہیے مکمل انسانی حقوق، انڈیا کے اندر چاہیے آزاد میڈیا، انڈیا کے اندر چاہیے سوالات کرنے والے لوگ، لیکن پاکستان میں ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ اب یہ جو سوال کرنے والی بات DGISPR نے اٹھائی ہے، اس کے بعد جس بندے کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوا ہے نا، وہ سارے لوگ اس کے اوپر ٹویٹ کر کے لکھ کے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم بھی ہیں، ہمیں کیوں اٹھایا گیا تھا، ہم بھی تو سوال ہی کر رہے تھے۔ طیبہ راجہ صاحبہ نے اس کے اوپر لکھا بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ، تو سارے اس کے اوپر جواب دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا قصور کیا تھا، بھارتی شہری نے سوال اٹھایا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا، پاکستانی شہریوں نے سوال اٹھایا، شہری غائب کر دیے گئے۔ وہ بارکھان سے آصف کو اغوا کیا ہوا ہے، جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے، بلوچستان سے، سندھ سے ہمارے صحافی لاپتہ ہوئے ہیں، مدثر نارو کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نام لیتا جاؤں نا تو یہ 20 منٹ کا پروگرام اسی بات پہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ صرف سوال اٹھانے میں پاکستان کے اوپر ظلم اور جبر اور فستائیت ہوئی ہے، انہیں جبری طور پہ لاپتہ بھی کیا گیا ہے۔ مارن بلوچ کیا کرتی ہے؟ سوال اٹھاتی ہے، جواب مانگتی ہے، حق مانگتی ہے، اور جبری طور لاپتہ جو لوگ کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ سوال پوچھتی ہے۔ تو مارن بلوچ کہاں پہ؟ وہ بھی گرفتار ہے، بند ہے۔ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا جی بند کمروں میں فیصلے میں نہیں مانتا، اس نے وہ سوالات اٹھا دیے جو اس سے پہلے نہیں اٹھائے گئے تھے، تو عمران خان صاحب بھی جیل میں بند ہے، نہ ملاقات ہو سکتی ہے نہ کچھ اور۔ اب عمران خان سوال نہ پوچھ سکے، اس کی بات باہر نہ آ سکے، اس کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیتے، اس کی پارٹی لیڈرشپ کو بھی نہیں ملنے دیتے۔ آپ اندازہ کریں کہ بارڈر کے اوپر تناؤ ہے، انڈیا اور پاکستان میں جنگ کی صورتحال ہے، لیکن پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی توجہ اس بات پہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات کیسے روکی جائے، عدالتوں کو کیسے مینج کیا جائے، عمران خان کے مقدموں کو لنگر آن کیسے کیا جائے، اس کی بہنوں کو نہیں ملنا چاہیے، اس کی پارٹی کے لوگ مل نہ پائیں عمران خان۔ یہ بھی عمران خان کے بارے میں ایک اور نئی لسٹ بھی آئی ہوئی ہے جن لوگوں کے لیے انہوں نے کہا جی ان کو آپ ملوا دیں، آپ 1 مئی والی ملاقات۔ سید فخر جہاں، سہیل خان، شاہد کھٹک، میاں غوث، سردار اظہر طارق اور بلال عمر بودلہ، ان لوگوں کے نام دیے گئے کہ جناب ان کو ملایا جائے عمران خان صاحب سے۔ اب یہ لوگ جائیں گے، ملاقات کہاں ہوگی؟ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ کر دیں گے، 1 مئی ہے جناب چھٹی کا دن ہے، ملاقات نہیں کرواتے تو 2 مئی کو کروا دیں، تب بھی نہیں کروائیں گے، کیونکہ نظام جو ہے اس کے دماغ میں یہ نہیں چل رہا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، نظام کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو چلو نواز شریف کوئی گیم کر کے صلح کروا دیں گے، لیکن ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ عمران خان ہمیں اور ہماری جو ساری کی ساری سلطنت ہم نے بنائی ہوئی ہے اسے کھا جائے گا۔ عمران خان کھا جائے گا یا نہیں، یہ عوام ایک دن کھا جائے گی، کیونکہ عوام کو اصل بات سمجھ آ گئی ہے، اور وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان آج اگر پیچھے رہ گیا ہے تو اس کے پیچھے قصور سیاستدانوں کا اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے پیچھے قصور جو ہے وہ صحافیوں کا اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے پیچھے قصور جو ہے وہ بیوروکریسی کا اتنا بڑا نہیں ہے، پاکستانیوں کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا۔ یعنی DGISPR نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتار لوگوں کو تشدد کر کے ان سے بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں یہ نہیں ہوا؟ میرے اوپر بہت ٹارچر کیا گیا، بڑا بدتمیزی میرے ساتھ کی گئی کہ تم یہ بیان دے دو، یہ بیان دے دو، ہم کیمرہ لے کے آتے ہیں، یہ بولو وہ بولو، بار بار کیا گیا میرے ساتھ۔ کیا سمیع ابراہیم کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا؟ کیا بہت سارے لوگوں نے مجبور ہو کر پریس کانفرنسز نہیں کی، جو آ کر بیٹھے اور بیٹھ کر پہلے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، وہ آ کر بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ یہی تو ہم نے دیکھا صداقت عباسی کو کرتے ہوئے، عمر ڈار کو کرتے ہوئے، عثمان ڈار کو کرتے ہوئے، ہم نے یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ فاروق حبیب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور بے شمار لوگ ہیں جو پہلے غائب ہو گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے، شیریں مزاری نے کیا کیا تھا، یہی ہوا تھا نا ان کے ساتھ بھی، ملیکہ بخاری کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب لوگوں کے ساتھ یہی ظلم اور جبر ہوا ہے کہ جبری طور پہ ان سے یا تو انہیں لاپتہ کر کے یا انہیں ٹارچر کر کے یا انہیں دھمکا کے ڈرا کے ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئی، زبردستی اغوا برائے بیان جس کو ہم پاکستان میں کہتے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کہیں کی بھی ہو یا طاقت کہیں کی بھی ہو، وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، وہ اپنے خلاف کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اس موقع پر، پہلے عمران خان صاحب نے انڈیا کو ٹکا کر جواب دیا ہے، اور اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے کہ جناب اپنا قبلہ بھی درست کرو۔
इंडिया के साथ तो इमरान खान ने निमट लिया, उनका एक स्टेटमेंट आया और पूरी दुनिया में छा गया। उनका स्टेटमेंट आया और आलमी उफक के ऊपर हर तरफ खबरों में इमरान खान का स्टेटमेंट था। पाकिस्तान का सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ सारे बोल बोल के तक गए, पूरी दुनिया में कोई खबर नहीं निकली। इमरान खान का स्टेटमेंट आता है और हर तरफ छा जाता है। अब इमरान खान ने हाउस इन ऑर्डर वाला स्टेटमेंट किया है। स्टेटमेंट उनका यह है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मन तैयारे लंदन के ऊपर बमबारी कर रहे थे तो वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने कहा था, अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। ये बड़ा तारीखी जुमला उनका, चर्चिल का। बदकिस्मती से आज हमारा अदालती निज़ाम इस मेयार के बिल्कुल बरअक्स खड़ा है। इंसाफ ना सिर्फ ताख़ीर का शिकार है बल्कि दानिस्ता तौर पर दबाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कैद में रखा गया है। मेरे वकला और अहले खाना से मुलाकात ना होने देना इन जाली मुकदमात की कलई खोल देता है। ख़वातीन के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज तबाह कर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुसलसल जेल में रखना, आलिया हमजा की बिला जवाब गिरफ्तारी और बुशरा बीबी को ऐसे मुकदमे में सजा देना जिससे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस इंतकामी तर्ज सियासत का वाज़ेह सबूत है। आलिया हमजा साहिबा के मैंने अभी आज कुछ विजुअल्स देखे, कुछ तस्वीर देखी, उनके ऊपर तो बड़ा खौफनाक टॉर्चर किया गया था पुलिस की जानिब से, यानी औरतों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि किन पुलिस वालों ने आलिया हमजा पे टॉर्चर किया था ताकि उनका नाम जो है वो याद रहे, रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। यहाँ भारत से लड़ने के लिए यकजहती चाहिए और दूसरी तरफ ख़वातीन पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। आलिया हमजा को मारा गया, सनम जावेद के ऊपर तशद्दुद किया गया। खास तौर पे जब आलिया हमजा को 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया अडियाला के बाहर से, तो SHO तैयब और SHO एजाज इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर तशद्दुद करवाया था। आलिया हमजा साहिबा का काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई थी, खून भी काफ़ी बह गया था और उनको चोटें लगी थी। आज मैंने वो तस्वीर भी देखी है। तो ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि ये कौन सी तर्ज सियासत है कि औरतों के साथ आप जुल्म और जबर कर रहे हैं, गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं। इस इंतकामी तर्ज सियासत का ये वाज़ेह सबूत है। अदालतों को मफलूज कर दिया गया है। मुझे अपने वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कोर्ट पैकिंग के जरिए इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसका मकसद ये है कि नंबर 1, मेरे केसेस की सुनवाई ना हो ताकि झूठे मुकदमात में मुझे कैद में रखा जा सके। नंबर 2, इलेक्शन के बाद बनने वाली जाली हुकूमत या सेटअप जो है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ये 2 मकासद हैं कि इमरान खान साहब बाहर ना आए, कोई तहरीक ना चले तो इनके केसेस लटकाओ। नंबर 2, जो हुकूमत बन गई है इसको अब तहफ़्फ़ुज़ देना है, कुछ भी करके इसको बचाना है कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देकर। अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक मौजूदा पॉलिसी हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। इनके साथ रवा रखने जाने वाला सलूक और ज़बरदस्ती मुल्क बदरी के इक़दामात मुल्क में मज़ीद बदअमनी और नफरत को हवा दे रहे हैं। इसके साथ बलूचिस्तान तर्ज के अगवा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल तशवीश है। फैसला साजों की गलत पॉलिसियों के नताइज का मलबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर आएगा। इसलिए अली अमीन गंडापुर को इन मामलात पर एक्शन लेना चाहिए। धांधली के केसेस 1 साल से लटके हुए हैं। इस हवाले से जुनैद अकबर सियासी और एहतजाजी हिकमत अमली बनाएं। बार कौंसल के इलेक्शन में इंतजार मंजूर था। इंसाफ लॉयर्स फोरम के अपने उम्मीदवार सामने लाएं और सारी पार्टी सिर्फ अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करे। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी खास, ये खिचड़ी अब से नहीं काफ़ी अरसे से पक रही है। जिन लोगों को लगता है कि इंतजार हुसैन पंजूथा इर्रेलेवेंट हो गए हैं या खामोश होकर साइड पर बैठ गए हैं जितना उनके साथ जुल्म और जबर हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंतजार हुसैन साहब गुज़िश्ता कई महीनों से काम कर रहे हैं। वकला से, वकला की तंजीमों से, मुख्तलिफ चैम्बर से, जो तगड़े वकील हैं उन सबसे वो मुलाकातें कर रहे हैं और वो एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर वकला को इकट्ठा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आसमा जहांगीर ग्रुप जो था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप माना जाता था, लेकिन वहाँ पे बेशुमार वकील मुतनफ़र हैं, ग्रुप को वो छोड़ नहीं रहे, इसलिए वो हामिद खान ग्रुप को वोट नहीं डालना चाहते। यानी वो आसमा जहांगीर ग्रुप में हमेशा से रहे हैं लेकिन वो हामिद खान ग्रुप को वोट नहीं डालना चाहते। बाद वो वोट नहीं डालते, बाद डालते हैं तो फिर भी वो वहीं डालते हैं आसमा जहांगीर ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे एहसन भून साहब ने और जो तारड़ साहब हैं उन्होंने जिस किस्म की सियासत की है और एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार के तौर पर ही वो बज़ाहिर दिखाई दिए हैं, तो ऐसे में काफ़ी नाराज़गी पैदा हो गई है वकला के अंदर और वो एक नए प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं। इसी तरह हामिद खान साहब ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो वकील हैं या जो हमायती वकला हैं वो सारे हामिद खान को वोट डालने से कतराते भी हैं। यानी एक बड़ी अक्सरियत वोट डालती है, बेनिफिशरी तो है हामिद खान, उनको वोट तो पड़ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन वो कुछ करते नहीं, एक्शन नहीं लेते। हामिद खान साहब ने यहाँ तक कहा था मेरी लाश से गुजर के ये होगा, वकला ये कर देंगे, तहरीक चलने वाली है, हम दरो दीवार हिला देंगे, बेशुमार स्टेटमेंट दिए, लेकिन वो स्टेटमेंट हामिद खान साहब ने भी कुछ नहीं किया। हालांकि बड़े सीनियर लॉयर हैं, बहुत बड़ा इनका ग्रुप है, लेकिन वो सिस्टम के साथ चल रहे हैं। तो अब जो दोनों ग्रुप हैं, दोनों एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, दोनों सिस्टम के साथ चल रहे हैं। आसमा जहांगीर ग्रुप जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मकबूल था वो पूरा सिस्टम के साथ सिंक हो गया, जबकि हामिद खान ग्रुप जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल लेता था वो भी अब सिस्टम के साथ ही चल रहा है। लिहाजा जो सिस्टम के खिलाफ बगावत कर सके या खड़ा होकर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोल सके, एक नया ग्रुप चाहिए था। उसके लिए इंतजार हुसैन पंजूथा गुज़िश्ता कई महीनों से काम कर रहे हैं, जब से वो जबरी लापता होने के बाद वापस आए हैं और अब बड़ी तगड़ी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं
अगस्त में कुछ चीज़ें अनाउंस होगी, सितंबर में वो आगे बढ़ेगी और आपके सामने आ जाएंगी, और जो नवंबर में गालिबन इलेक्शन होने जा रहे हैं बार काउंसिल्स के, उनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे तगड़े उम्मीदवार एक नए प्लेटफॉर्म से खड़े होंगे जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर सपोर्ट होगी, और ये मामला सर्दियों के बाद एक तहरीक की तरफ जा सकता है, क्योंकि वकला तहरीक से ही पाकिस्तान में हर तहरीक जन्म लेती है, वहीं से काम शुरू होता है। ये मामला फिर उसी तरफ चला गया। इमरान खान साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, और अब नाज़रीन एक और चीज़ मैं देख रहा था कि लाहौर चैम्बर ने एक वार फंड कायम कर दिया, 1 करोड़ रुपया उसके अंदर डाल दिया कि वार फंड हमने बना दिया। तो कहीं से अपीलें आ रही हैं कि जनाब बंदूकों को तेल लगा लें और जब बुलाया जाए तो बॉर्डरों पे पहुंच जाए। देखें, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई, पाकिस्तानी जो है वो 10.2 अरब डॉलर्स देते हैं जंग की तैयारियों के लिए मिलिट्री को। इतने सारे वेपन्स हैं, 7 लाख की फौज है, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, और इतने कमजोर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों ने, बेवकूफ़ों ने, कि चंदा इकट्ठा करो, हमने जंग में जाना है। क्यों भाई, इतनी बड़ी रियासत है, इतना बड़ा मुल्क है, इतना सारा पैसा कौन ने टैक्स में दिया हुआ है, तो चंदा क्यों इकट्ठा करना है जंग के लिए? दूसरा कि बंदूकों को तेल लगा लो जनाब, आपने लड़ने जाना है। भाई 7 लाख की फौज है, ट्रेड मिलिट्री है, उन्हें शिकस्त थोड़ी हुई है जो आपको लड़ने जाना है। फौज ने लड़ना है, उसके लिए कौम ने वसाइल मुहैया कर रखे हैं, इजाफी वसाइल चाहिए होंगे, इजाफी सपोर्ट और ताकत चाहिए होगी, तो कौम हाजिर है, सारी कौम हाजिर है, उसके लिए तो कोई ना करता ही नहीं है। देखिए, बॉर्डर के ऊपर फौज ने लड़ना, वहाँ ट्रेनिंग फौज की। हाँ, जब खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ कि ये लड़ाई गली मोहल्लों में आ गई तो फिर अवाम जाने और दुश्मन जाने। और ये जो फंड वगैरह लोग इकट्ठे करते हैं, अक्सर लोग खा भी जाते हैं, इस पर नजर भी रखनी चाहिए। मैं इस फंड की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे फंड आपको अगले दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे। मौलवी आ जाएंगे, पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देंगे, कोई और ग्रुप आ जाएगा, पैसे इकट्ठे करना शुरू कर देंगे, जनाब हम खाने पकाएंगे, हम ये करेंगे, हम खिदमत करेंगे। तो भाई पूरा एक बजट है, पूरा एक मिलिट्री का सिस्टम है, उनका पूरा एक फूड का चेन का निज़ाम है, उनका पूरा सप्लाई का एक निज़ाम है, वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, तो उनको बिल्कुल ना छेड़ें, उनके मामलात में मुदाखलत ना करें। जब जंग होगी तो फौज निमट लेगी, और ये भी कोई फुल स्केल के ऊपर जंग होने नहीं जा रही। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ाई होगी, या इंडिया अपने कुछ टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगा। हाँ, एयरफोर्स की एक लड़ाई हो सकती है, जिसके बारे में इंडिया को बहुत गुस्सा भी है कि पिछली मरतबा उन्हें बहुत मार पड़ी है फिजाइया की लड़ाई में, और इस मरतबा वो उसका बदला लेना चाहते हैं। देखते हैं इंडिया कामयाब होता है या नहीं। वैसे इनको मुंह की पड़ी है हमेशा, एयरफोर्स के मैदान में पाकिस्तान हमेशा इंडिया से आगे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान इस मरतबा भी इंडिया से आगे रहेगा। भारतीय मीडिया में नाज़रीन एक अजीबोगरीबी किस्म की जंग लगी हुई है, मैं वो देख रहा था, अजीब किस्म की जंग है। वो एक हमारा सरदार भाई है दोस्त, उसने एक पकड़ा हुआ तीर वो ऐसे मार रहा है उठा के कैमरे की तरफ, और दूसरी तरफ एक और शख्स बैठा हुआ है, उसने मिसाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, वो कैमरे की तरफ ऐसे मार रहा है, तेनू तबाह कर देंगे, वो कहता है तुम्हें तबाह कर देंगे, वो कहता है सबको मार देंगे। वो एक कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, एक कह रहा है भारत जिंदाबाद। वो अजीब किस्म की एक जंग भारतीय मीडिया के ऊपर लगी हुई है। तो इस तरह के जो नमूने हैं वो भी हम देख रहे हैं, साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चल रही है। लेकिन जंग जो है ना, वो इंटरटेनमेंट की या मजाक की चीज़ नहीं होती। जो रियल वॉर होती है उसमें रियल बुलेट्स होती है, उसमें रियल धमाके होते हैं, उसमें खून बहता है और इंसानी जानें ज़ाया होती हैं। तो जंग से गुरेज करना चाहिए।